सभी सामाजिक, सांस्कृतिक जनसंगठनों एवं राजनीतिक दलों का साझा प्रयास के दूसरे भाग में आपका YouTube चैनल केरकेट्टा म्यूजिक में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। समाज का अर्थतंत्र सहयोग और सहभागिता की बुनियाद पर बना है। आदिवासी समाज पूंजी का अर्थशास्त्र नहीं है। समाज के संचालन के लिए आदिवासियों के पारंपरिक विधान इतने प्रभावी एवं सशक्त थे कि सदियों से समाज संचालन के लागू किए जाने वाले पारंपरिक विधानों एवं नियमों को ब्रिटिश शासन काल में संहिताबद्ध करने की पहल हुई और पारंपरिक कानूनों को संविधान का हिस्सा बनाते हुए आदिवासी कस्टमरी लॉ को देश के सामान्य कानून से अलग रखा गया, ताकि आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का संचालन एवं प्रगति देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विशेष रूप से किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज के शासन और प्रशासन के लिए भी विशेष सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 के फलस्वरूप 1833 में बंगाल रेगुलेशन के तहत आदिवासी क्षेत्रों की शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाए गए। 1837 में कोल्हान क्षेत्र के विशेष प्रशासन के लिए विल्किंसन रूल्स के तहत एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली गई। छोटा नागपुर संथाल परगना में लागू सामान्य कानून व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। छोटा नागपुर के हिस्से को नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस के रूप में साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना गया। 1858 में आदिवासियों की भूमि के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने की पहल शुरू हुई। इसी प्रकार आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तथा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट अर्थात संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1939 जैसे कानून बने। आदिवासी समाज व्यवस्था एवं पारंपरिक कानून की संवैधानिक मान्यता ब्रिटिश कालीन शासन में आदिवासी व्यवस्था को संविधान निर्माण के पूर्व इंडिया एक्ट 1935 के तहत परिभाषित किया गया। संविधान सभा में आदिवासी पारंपरिक समाज व्यवस्था एवं विधि विधान पर व्यापक चर्चा के बाद आदिवासी क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए उनके शासन प्रशासन के लिए 5वीं अनुसूची अथवा अनुच्छेद 244(1) का प्रावधान किया गया एवं आदिवासी क्षेत्रों के संचालन की संवैधानिक प्रक्रिया को परिभाषित किया गया। संविधान अनुच्छेद 13(3) के तहत आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था कस्टम को मान्यता दी गई। संविधान की 9वीं अनुसूची में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना के मुख्य प्रावधानों को डालकर उनमें गलत मंशा से संशोधन करने की कोशिश पर विराम लगाया था। अनुच्छेद 350 के तहत आदिवासियों की मातृभाषाओं को स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का प्रावधान लाया गया। 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 देश के पंचायत कानून में संशोधन लाया गया, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार पेशा कानून 1996 का प्रावधान लाकर आदिवासियों को उनके पारंपरिक रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को ग्राम स्तर पर विशेष अधिकार देने की पहल की गई। वनाधिकार कानून 2006 के जरिए पारंपरिक रूप से वन भूमि पर खेती करने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वनाश्रित निवासियों को वन भूमि पर मालिकाना अधिकार देने की पहल की गई, जिसके तहत ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए। इस तरह आदिवासी समाज संविधान के विशेषाधिकारों के तहत देश के सामान्य कानून व्यवस्था से अलग एक विशेष व्यवस्था से संचालित होता है। 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में 5वीं अनुसूची पर मंथन आवश्यक है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान
अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के विकास के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ आदिवासियों की पारंपरिक समाज व्यवस्था एवं रूढ़िवादी शासन पद्धति को मान्यता देते हुए उसके अनुकूल शासन व्यवस्था लागू किए जाने की मंशा से अभिप्रेरित है। इसके लिए महामहिम राज्यपाल को अभिरक्षक बनाया गया है कि वह प्रत्येक वर्ष राज्य के आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा कर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में राज्यपाल को इतनी शक्ति दी गई है कि वह संसद और विधानसभा में पारित वैसे किसी भी कानून को जैसे का तैसा लागू होने से रोक सकते हैं जो आदिवासी हितों के अनुरूप नहीं है, अथवा आदिवासी हितों के अनुसार कानून में संशोधन कर लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी आबादी का घुसपैठ एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बाहरी आबादी में घुसपैठ के कारण आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह देखना महामहिम राज्यपाल का काम है। साथ ही राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट का आशय यह है कि आदिवासी समुदाय के विकास की प्रक्रिया में बाहरी घुसपैठ के कारण बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है, आदिवासियों की जीवन शैली एवं दक्षता के अनुरूप विकास कार्यक्रमों के सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन के बारे में आकलन तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के खर्च का ब्यौरा एवं मूल्यांकन भी इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण पहलू है। विकास की प्रक्रिया में आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण न हो ताकि जनजीवन का सामंजस्य बना रहे, यह सुनिश्चित किया जाना भी 5वीं अनुसूची के प्रावधानों की महत्वपूर्ण कड़ी है। अक्सर यह देखा जाता है कि देश के सामान्य भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आदिवासी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में मनमाने तरीके से संशोधन कर उसके तहत ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त कर दिया। यह आदिवासियों के भूमि कानून के विपरीत है। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का तात्पर्य यह है कि राज्य में आदिवासी मामलों पर विनियम बनाने से पूर्ण आदिवासी परामर्शदात्री परिषद के द्वारा विनियमों के गुणदोष पर मंथन करने के बाद ही राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात राज्य में कानून बनाया जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि आदिवासी सलाहकार परिषद के अनुमोदन के बिना आदिवासी मामलों में राज्य सरकार ने कई कानून बनाए हैं। पेसा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार कानून 1996,